धन्यवाद। आज मैं तुम कब जाओगे अतिथि के तीसरे चरण में प्रश्नोत्तर की तरफ। तो आप प्रश्नोत्तर को समझने की कोशिश कीजिए। विस्तार से अगर जान जाएंगे तो संक्षेप करना आसान होता है, लेकिन संक्षेप में अगर जानते हैं तो विस्तार करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसका मतलब इशारा मैं कर रहा हूँ एमसीक्यू की तरफ। अगर इस पाठ को सही ढंग से आप समझ लिए हैं तो एमसीक्यू आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन केवल अगर एमसीक्यू समझते हैं तो पाठ को समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को अतिथि की तरह विदाई देना चाहता था कि अगर आप आए हैं मेरे घर पर, एक दो दिन रहे, आपका ढंग से स्वागत हुआ और अब आप इज्जत से अपने घर चले जाइए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको अच्छी तरह से विदा करूं, आपको पहुंचाने के लिए स्टेशन पर जाऊं और आपको छोड़ करके आऊं। हम भी खुश और आप भी खुश। इस परिस्थिति में लेखक अतिथि की विदाई करना चाहता है सही ढंग से। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। दूसरा, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, इसका मतलब कि लेखक अतिथि के सामने अपनी आर्थिक परिस्थिति को जाहिर कर रहा है कि आपके स्वागत में मेरे परिवार की स्थिति लचर हो गई है, मेरा बटुआ ढीला पड़ गया है, रुपये पैसे के लाले पड़ने वाले हैं, इसलिए अब आप मेरे घर से चले जाइए ताकि मैं किसी तरह से अपनी आर्थिक परिस्थिति को संभाल सकूं। ये इसका अर्थ हुआ। देखिए, कथन की व्याख्या करने का मतलब होता है कि उसमें अपने तरफ से कुछ लगाना। किताब की भाषा उसी तरह से हूबहू आप लिख लेंगे तो आपकी विशेषता क्या है, आप समझे क्या है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंश में राक्षस भी हो सकता है। अतिथि आपके घर आता है, अगर 1 या 2 दिन के अंदर चला जाता है तो वह आपके लिए देवता के समान है, लेकिन आपकी जड़ खोदने पर तूल जाता है, कहने के बावजूद भी वह आपके घर से जाने का नाम नहीं लेता है, तो वह थोड़े अंशों में मानव है और थोड़े अंशों में राक्षस है। ऐसा हो जाता है। इसलिए अतिथि जब अतिथि की तरह रहे तो उसको हम अतिथि मानेंगे, लेकिन अतिथि का जो स्वभाव होता है, अतिथि का जो मान्यता है, अगर उस सीमा को पार कर गया तो हम उसको राक्षस की संज्ञा देते हैं। इस तरह से समझ करके अपने मन से बना के उत्तर लिखिए। 50 से 60, 25 से 30 शब्दों का मतलब 4 या 5 लाइन, अधिक से अधिक 6 लाइन भी हो सकता है, लेकिन 10 लाइन नहीं होना चाहिए। 5 या 6 लाइन चलेगा। तीसरा है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस काटने न दौड़े। इसका मतलब कि अगर अतिथि, हम अपने घर को स्वीट होम बनाते हैं। क्यों? स्वीट होम का मतलब होता है कि घर के सारे सदस्य हर परिस्थिति में शांत रहें, खुश रहें, जिसकी जो जरूरत की आवश्यकता है वो पूरा हो, तो उसको कहते हैं स्वीट होम। लेकिन अगर बिना बुलाए कोई मेहमान चला आया और आकर के उस स्वीट होम को शोर होम में बदल दिया, मीठे घर को खट्टे घर में बदल दिया,
इसका मतलब कि आकर के उनकी परिस्थिति को बिगाड़ दिया, पूरा खा पी करके 2-4-10 दिन रह करके सबको हिला डुला के चला गया, तो शोर होम हो गया। यहाँ पर है कि काटने न दौड़े, इसका मतलब कि लेखक के कहने का मतलब है कि किसी के घर कोई ऐसा अतिथि न जाए कि उसके घर के स्वीटनेस का खून कर दे, उसके घर की जो मधुरता हो, उसके घर में जो शांति हो, उसको अशांति में बदल दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथि अतिथि की तरह जाए और अतिथि की तरह आए, ये इसका अर्थ हुआ। घो है मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। 4 दिन तो रह चुका है। 5वें दिन के संबंध में लेखक बोलता है कि अगर सुबह आपका बिस्तर गोल नहीं हुआ, अगर आप जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो 5वां दिन सुबह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। मैं मेरी सहनशीलता जो होगी वो खत्म हो चुकी होगी। अब मैं आपको गेट आउट कहने के परिस्थिति में आ जाऊंगा। इसलिए 5वें दिन सुबह में अगर आप मेरे कुछ बिना कहे हुए उठ करके अपने घर की तरफ मुखातिब नहीं हुए, घर की तरफ जाने के लिए उद्यत नहीं हुए, तो मेरी सहनशीलता की सुबह का अंत हो जाएगा और मैं आपको क्या कर्कश शब्दों में, दुष्टतापूर्ण शब्दों में, जो आपको अच्छा नहीं लगे वैसे शब्द का प्रयोग करके आपको घर से निकालने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। ये 5 नंबर है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता भी आते हैं, इंसान जब परिश्रम करता है, भजन करता है, तपस्या करता है, तो कोई देवता अगर खुश होते हैं तो वो आते हैं और उसको वरदान दे के तुरंत क्या होते हैं, अंतर ध्यान होते हैं, चले जाते हैं। वो किसी के यहां 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुकते नहीं है देवता लोग। एक देवता और एक मनुष्य, मनुष्य भी होगा तो आने के बाद 1 घंटा 2 घंटा, अगर 1 घंटा 2 घंटा 10-15 मिनट की से बात अगर होती है तो जिसके अंदर मनुष्यता होगी वो तुरंत समझ जाएगा कि मेरा यहाँ आना इसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, तुरंत उतार जाएगा और कोई ना कोई बहाना बना के वहां से निकल जाएगा। ये मनुष्य का गुण है। कहने का मतलब यह है कि हम किसी से कोई बात कह रहे हैं, अगर वो सुनना नहीं चाहता है तो क्यों कहेंगे, क्या जरूरत है। अगर सुनना नहीं चाहता है तो जबरदस्ती क्यों कहेंगे, मुखिया सरपंच के चुनाव की तरह काहे कहेंगे। ये मनुष्य का गुण नहीं है। हमारे जाने के बाद हमारे साथ आवत में हर्षे नहीं, आदर नहीं, स्नेह, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। अगर आते हैं तो देख करके हमको उसके चेहरे पर अगर मुस्कान नहीं आया, इज्जत से हमको बैठाया नहीं, तो उसके घर सोना का बरसा हो फिर भी नहीं जाना चाहिए। हम गरीब है तो क्या है, हम तुम्हारे अमीरी से जिएंगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा है ठीक है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से जिएंगे। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीबी में जीना बुरी बात है। मेहनत करके इंसान चाहे तो क्या क्या कुछ नहीं कर सकता है, वही बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक देवता और एक मनुष्य कभी अधिक देर तक कहीं टिकते नहीं है। वो काम हुआ, बात हुई, उसके बाद वहां से चलते बने, किसी के लिए भार नहीं बनते हैं। ये इसका उत्तर हुआ। आगे यहां देखिए 50 से 60 शब्द, कौन सा आघात प्रत्याशित था, उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। अतिथि ने जब लेखक से कहा कि अरे भाई मैं अपना कपड़ा लॉन्ड्री में धुलवाना चाहता हूं, यह शब्द का जो आघात था लेखक के लिए बर्दाश्त से क्या था, बाहर था। उस पर यह प्रभाव पड़ा कि वो एक बैग कांप गया। कब हो सकता है कि कपड़ा धुलवाने की बात ये करता है
अब लगता है कि फिर जब तक कपड़ा गंदा नहीं होगा इसका, तब तक फिर जाने का नाम नहीं लेगा। इस आशंका से उसका हृदय, शरीर अंदर से अंदर कांप गया और वह सोचने लगा कि अब हम क्या करें, कि इसको कैसे अपने घर से खदेड़ना भी नहीं है और रखना भी नहीं है। खदेड़ना भी नहीं है और रखना भी, तो करेंगे क्या? अच्छा, पूरे पाठ में आपने देखा कहीं अतिथि को लेखक समझा रहा है, लेकिन कभी कड़वा आवाज में उसे बोल नहीं रहा है कि तुम मेरे घर जाओ, अभी जाओ, हम तुमको देखना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह की भाषा बोला है? नहीं बोला है। वो चाहता है कि तुम यहां से इज्जत से चले जाओ। तो यही अब प्रत्याशी उसका आघात था कि वो जब बोला कि मेरा कपड़ा लॉन्ड्री में दे दो, तो उसके बाद लेखक के दिमाग में यह बात आई को पूरी तरह से कांप गया कि हो ना हो, लगता है कि फिर यह 1 सप्ताह रुकने वाला है। एक आया और 5 दिन, पांचवा चौथा 4 दिन रहा, इसका कपड़ा गंदा हो गया। ये नहीं सोचता है कि कपड़े गंदे हैं तो ठीक है, इसको हम अपने घर जाके धुलवा लेंगे, तो यही धुलवाएगा। फिर दूसरे पक्ष में क्या सोचता है कि हो सकता है कपड़ा गंदा है, ये सोचता है गंदा कपड़ा पहन के जाएंगे तो कोई कुछ कह सकता है, तो लॉन्ड्री से आने के बाद हो सकता है कि लॉन्ड्री से कपड़ा आ जाए और साफ कपड़ा पहन के तुरंत यहां से ही चल दे। यह भी बात सोचता है, दोनों पक्ष में बात सोचता है। इस तरह से उसको प्रभाव पड़ा। दूसरा है संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संक्रमण का मतलब समझते हैं? संक्रमण मतलब छुआछूत, संक्रामक एक बीमारी होती है। अगर हमको सर्दी हुआ है ना, किसी के सामने कस के अगर छींक दे तो उसको हो जाएगा। इसके कीटाणु जो है, सर्दी होती है, जब एक आदमी छींकता है तो बाहर निकलता है, तुरंत बगल वाला है अगर उसको सांस के माध्यम से उसके अंदर चला गया तो उसको भी हो जाएगा। ये संक्रामक बीमारी है। एड्स है, एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है। एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है। हाँ, हैजा, कलरा जिसको बोलते हैं, संक्रामक बीमारी है। अगर किसी को कलरा हुआ है, अगर उसके संपर्क में आप हैं तो उसके बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो संक्रमण का मतलब होता है छुआछूत। तो संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इसका मतलब कि तुम्हारे आने पर मैंने तुमसे दोस्त की तरह बात किया, एक रिश्तेदार की तरह बात किया, एक संबंधी की तरह बात किया, विज्ञान की चर्चा किया, रिश्तेदारों की चर्चा किया, खेल की चर्चा किया, फिल्मों की चर्चा किया। 2-3 दिन तक हम तुमसे मधुर संबंध बनाए रखे कि चलिए भाई अतिथि आज आए हैं, तो हो सकता है कि कल चले जाएंगे, कल नहीं गए तो हो सकता है किसी कारण से नहीं गया, परसों तो जरूर चला जाना चाहिए। इस दौरान मैंने आपसे संबंध बनाया, लेकिन अब संबंधों का संक्रमण होता जा रहा है। इसका मतलब कि हम आपसे अलग रहना चाहते हैं, किसी तरह का संबंध आपसे बनाना नहीं चाहते हैं। ये संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, कि जो संबंध बने हुए हैं और वो संक्रामक बीमारी की तरह, जैसे संक्रामक बीमारी किसी को होती है और वो उस व्यक्ति के पास जल्दी कोई जाता नहीं है, वो स्थिति मेरे घर में पैदा हो गई है। तुम ऐसे व्यक्ति हो कि अब तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाहता है, तुमसे सारे के सारे लोग, चाहे पत्नी हो, चाहे मैं हूं, या एक आध बच्चे ही परिवार में हैं, सारे लोग तुमसे अलग रहना चाहते हैं। यही संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना हुआ। तीसरा, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। 4 दिन तक जब वो नहीं गया तो अंत में पत्नी बोलती है कि आज हम खिचड़ी बनाएंगे। डिनर जो है खिचड़ी तक पहुंच गया, खिचड़ी बनाएंगे, और लेखक बोला कि चलो हल्का रहेगा। उसके बाद लेखक बोलता है कि अतिथि साहब, आज तो आप खिचड़ी खा रहे हैं, कल से हो सकता है कि उपवास करना पड़े, घर में खाना ही नहीं बनेगा। आपने मेरी परिस्थिति ऐसी कर दी है कि अब खाना बनाने के लायक भी मेरी व्यवस्था नहीं है। इस तरह से
लेखक के व्यवहार में परिवर्तन, उसे रूखा बोलने लगा, उसे अटपटांग बोलने लगा कि अब परिस्थिति ऐसी है कि आपके लिए गेट आउट जैसे शब्द का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। इस तरह से अनेकों तरह की बेरुखी बातें करने लगा। शुरू शुरू में मधुर बात बोला, लेकिन जब ये जाने का नाम नहीं लेता है तो उसके व्यवहार में, उनके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है और तरह तरह का व्यंग बाण बोलने लगते हैं कि आप इससे भी, अरे यार शराफत भी कोई चीज होती है, तुम्हारी धरती तुमको पुकारती नहीं है। इस तरह का शब्द लगा लेखक बोलने अतिथि को, कह रहे तुम्हारे घर वाले तुमको याद नहीं करते हैं जी, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, इसी तरह घूमते फिरता है, खाते फिरता है। इस तरह की बातें लगा करने ताकि इसको लगे कोई बात और यहां से चल दे। ये इस तरह की बातें हुई। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। चांद, जिससे पूछेंगे समानार्थी शब्द चांद का, बोलो तो तुम। चांद का समानार्थी शब्द पर्यायवाची, हाँ 20 गो होता है। सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, कलाधर, शशि, इंदु, ये सब चंद्रमा का नाम है। कहाँ है तुमको पता नहीं है? तुम बोलो जी, चंद्रमा का 4 को बोलो समानार्थी शब्द, बोलो अभी हम बोले उसी में 4 को बताओ, बैठो। हाँ हाँ हाँ, चंद्रमा, ठीक है। सुधाकर का माने जानती हो क्या होता है? सुधा माने क्या होता है? सुधा माने अमृत, कर मतलब बरसाने वाला, अमृत बरसाने वाला, उसका दूसरा नाम है सुधाकर। सुधांशु, अमृत रूपी किरणों को बिखेरने वाला सुधांशु। हिमांशु, बर्फ जैसी ठंडक प्रदान करने वाला। अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। बैठिए, तुम दूसरा का बोलो। जिक्र, चर्चा, ठीक। और दूसरा वार्तालाप, बातचीत, परिचर्चा, तीनों हो जाएगा। बैठिए। तुम आघात, इसका दूसरा शब्द, यहां तो दो दो बोला है। चोट पहुंचाना, दर्द देना, घात करना, ये सब 3 हुए। बैठिए। देखो, पर्यायवाची शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बना के भी आप कह सकते हो। चोट पहुंचाना, घात पहुंचाना, दर्द देना, ये सब आघात ही हुआ। तुम उष्मा शब्द का बोलो तो, उष्मा का पर्यायवाची शब्द गर्मी, ठीक। एक दूसरा बोलिए। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, ऊर्जा, गर्मी। बैठिए, ये उष्मा का हुआ। अंतरंग, इसका एनीबडी कोई? हाँ बोलो। गहरा। और दूसरा अंतरंग शब्द का समानार्थी शब्द, हाँ बोलो। भीतरी, थैंक यू। गहरा और भीतरी, अंदर का, ये भी हो सकता है। बैठिए। निम्नलिखित वाक्यों को, 1 मिनट, निम्नलिखित, अरे इस पर लिखे हैं तो क्यों देख रहा है उसको? यहां देखो ना, इस पर समझ लो, फिर बाद में किताब देखते रहना। लिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। नकारात्मक वाक्य बनाना है। तुम कोने में बोलो, बताओ तो इसका नकारात्मक वाक्य। नहीं जाएंगे, बोलो तो फिर से।
हम तुम्हें सही है, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। यह वाक्य हो गया नकारात्मक। दूसरा है, किस लॉन्ड्री पर देते हैं जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक। किसी लॉन्ड्री पर देते हैं जल्दी धुल जाएंगे, इसका प्रश्नवाचक वाक्य। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे, इसका प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें से कोई बताइए। अरे क्या, कौन, कैसे लगा करके बनाओ ना इसमें। किस लॉन्ड्री पर देते हैं जो जल्दी धुल जाएंगे, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। किस लॉन्ड्री पर देते हैं जो जल्दी धुल जाएंगे कपड़े। कहने का मतलब कि किस है, किसी को किस से बदल दो। क्या किसी लॉन्ड्री पर देते हैं जो कपड़े जल्दी धुल जाएंगे, ये भी हो जाएगा। आप देखिए, प्रश्न का जो सेंस है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप किसी तरह इसको प्रश्नवाचक में बदल दीजिए। जैसे मोहन आम तोड़ता है, इसका प्रश्नवाचक क्या होगा बताओ। मोहन आम तोड़ता है, इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या, मोहन आम तोड़ता है। दूसरा बोलिए इसका, ये तो प्रश्नवाचक नहीं हुआ। क्यों मोहन आम तोड़ रहा है, ये हो सकता है। तुम बताओ तो इसका सबसे अच्छा प्रश्नवाचक वाक्य। मोहन आम तोड़ रहा है, इसका सबसे सुंदर क्या होगा। आम को हटा दो इसमें से, अब बोलो क्या होगा। हाँ, मोहन क्या तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है, हो गया प्रश्नवाचक। मोहन आम क्यों तोड़ रहा है, मोहन आम कैसे तोड़ रहा है, मोहन आम किसके लिए तोड़ रहा है। तो किसके लिए, कैसे, क्यों, क्या, ये सारे के सारे वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी तथ्य को उजागर करने के लिए आपको ही बताया है। आगे देखिए, सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यत काल। अच्छा, भविष्यत काल किसे कहते हैं, पीछे कोने में। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर टेंस, परिभाषा बोलो। नहीं भाई, आप बोलेंगे, आप भविष्यत काल की परिभाषा। नो सर, इसकी परिभाषा नहीं हुई। भविष्य का माने क्या। इधर लड़कियों में कोई भविष्यत काल की परिभाषा है। हाँ बोलो, तो बोलो। समझ लिए, जो काम आने वाले समय में होता है, चाहे जो कार्य आने वाले समय का बोध कराए, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जो बीते हुए समय का बोध कराए उसे भूतकाल, और जो अभी अभी समय का बोध कराए उसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वर्तमान काल। मैं पढ़ा रहा था, भूतकाल। अब मैं पढ़ाऊंगा, समझे। उसी तरह से सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। बैठिए, तुम सेकंड बेंच, ई वाला बोलो, इसका क्या होगा उत्तर। इधर देखो, इधर 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 इधर। सही है, सही है कि नहीं। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी,
सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाएगी। सही है। ताते थी को प्रेजेंट जान, थाथे थी को पास्ट, गागे जी को फ्यूचर जान, करो टेंस पर विजय प्राप्त। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें लड़कों को रटाया जाता है कि रटेगा तो उसको याद रहेगा। आप 9th क्लास में आए हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड को ध्यान में रखिए। अब यहाँ काल पढ़ाया जाए, हो गई छुट्टी पढ़ाई की, बैठिए। इनके कपड़े देने हैं स्थान सूचक। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एनीबडी, कोई लड़का? तुम केवल आगे बैठे हो, तुमको नहीं पता है तो कहां नहीं हाथ उठाते हो? बताओ तो। इनके कपड़े कहाँ देने हैं? स्थान सूचक। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। थैंक यू, ये होगा सही। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने। लॉन्ड्री क्या हुआ? एक स्थान हुआ ना, लॉन्ड्री स्थान हुआ। स्थान पर बैठिए। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। उस स्थान सूचक प्रश्नवाची, सॉरी मैं इस पर ध्यान नहीं दिया। इनके कपड़े कहां देने हैं, सही होगा, ये सही होगा। प्रश्नवाची अकर है, हम उस पर ध्यान नहीं दिए थे। स्थान सूचक प्रश्नवाची, तो कहां मतलब कोई स्थान को सूचित करता है। मोहन कहां रहता है? पटना रहता है, तो पटना एक स्थान हुआ ना। तो कहां शब्द जो है स्थान को सूचना देता है, और यह प्रश्नवाची है। कब तक टिकेंगे ये, इनको नकारात्मक में बनाना है। कब तक टिकेंगे ये, अरे नकारात्मक बनाओ ना इसको, नहीं लगाओ इसमें। हाँ बोलो। कब तक टिकेंगे ये, कब तक नहीं टिकेंगे ये, कब तक नहीं टिकेंगे ये। आगे चलिए। पाठ में आए, पाठ में आए वाक्यों में चूकना क्रिया के भिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य रचना को समझिए। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है। जा चुकी, चुक गए, चुके थे, चुके। इसका मतलब कि पहले वाक्य में तुम अपने भारी भरकम शरीर चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके हो। इसका मतलब कि पैर को जमीन पर रखना। अंकित करने के माने हम किसी के घर जाते हैं तो हमारे पैर के निशान उनके घर के फर्श पर अंकित होते हैं ना, तो ये यहां पर पैर को रखने के सिलसिले में बात है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, खोद चुके मतलब बर्बाद कर चुके। तुम मेरे संबंध में मेरी आर्थिक स्थिति को एकदम लचर व्यवस्था में ला दिए। यहां पर इसका मतलब कि परिस्थिति को खराब करना, ये वाक्य सूचित करता है। आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, अब आदर सत्कार के ये जिस उच्च बिंदु पर मैंने ऊपर ले जाना, ऊपर उठाना, इस चूके का अर्थ हुआ ऊपर उठाना, इस चूके का अर्थ हुआ बर्बाद करना, इस चूके का अर्थ हुआ छाप छोड़ना। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए, मतलब समाप्त हो गए। आपसे कोई संबंध नहीं रहा, समाप्त हो गए।
इसका अर्थ हो गया समाप्त हो गए। देखो चूके चूके शब्द का अलग अलग वाक्य के परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ बदलता है ना, यही समझाने के लिए बोल रहा है। वाक्य की संरचना, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी मतलब बदली जा चुकी मतलब बदलना, किसी चीज को बदलना, यहां पर चेंज करना, ये अलग हो गया। तो ये पांचों वाक्य सब में चूकी शब्द दिया गया है, चुकना, लेकिन सबका अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसी बात को समझना है। खेल खत्म हो चुके, खेल खत्म, समाप्त की बात है। तुम्हें इस काम से चूकना नहीं चाहिए, मतलब अवसर को जाने देना। अंतर हो गया ना, दोनों चूकना ही है। इस तरह से निम्नलिखित वाक्यों में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो, तुम यही हो मतलब गया नहीं, कपड़ा आ गया धुल के और पहन करके बाबू की तरफ बैठे हुए घर में जाना चाहिए तो एकदम बेशर्म है। नहीं, इस तरह की भाषा सोचता है बोलने के लिए लेखक। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अब तुमको देखने का भी मन नहीं करता है। जो तुम्हारे प्रति जो मेरा भाव था वो क्या हो गया, तुम्हारे अधिक समय तक रहने से बदल चुका है। अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में 1 मिनट तुम रहो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है। यहां पर शरीर के साथ आया है तुम्हारे। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका पलट रहे हो। मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम हमको दिखाने के लिए पत्रिका पलट रहे हो। पढ़ने का मन नहीं है लेकिन बेवकूफ बना रहा है। ये कम से कम इस बहाने भी तो कुछ नहीं बोलेगा। आज तब तक शाम हो जाएगा तो कल जाएंगे। ये भाव है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम जा नहीं रहे हो। अब मेरी भावनाएं तुमको गाली देने के लिए कर रही है और तुम कैसे निर्लज होकर जा नहीं रहे हो। तो अलग अलग वाक्यों की संरचना में तुम कब आए, अरे तू अभी गए नहीं, देखो वाक्य में अंतर हो गया। तुम कब आए, अरे तुम अभी गए नहीं, दोनों में अंतर हो गया ना। एक में तुम कब आए तो इसका मतलब कि प्रतीक्षा है किसी के आने की। दूसरे में अरे यार तू अभी गया नहीं, इसका मतलब कि मैं सोचा कि मेरे आने के बाद तो चला जाएगा, इसका मतलब कि हटाने की बात है। दोनों वाक्य में अंतर हो गया ना। दोनों में तुम है ना, लेकिन दोनों में क्या हो गया, फर्क हो गया। यही समझने की बात है। तुम पढ़ रहे हो, अरे यार तुम पढ़ रहे हो, देखो तुम पढ़ रहे हो माने मेरी इच्छा है कि तुम पढ़ रहे हो। अरे यार तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब हमको आश्चर्य होता है कि तुम पढ़ रहे हो। वाक्य में अंतर हुआ ना। तो इसी चीज को समझने के लिए ये सब संरचना बताया जाता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, किस शब्द का माने कब किस तरह से बदल जाता है। इस संरचना को समझकर और अपने अंदर इसको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया को समझना ही इसका उद्देश्य है, और दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है। थैंक यू।